30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई में इस महावीर क्लासिक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर आरए स्टूडियो में एक फिल्म के लिए कुछ 8 से 14 साल के बच्चों के ऑडिशंस चल रहे थे और इस ऑडिशंस को लीड कर रहे थे फिल्म मेकर रोहित आर्या। लगभग 1:45 पर जब बच्चों को नीचे अपने पेरेंट्स के साथ लंच के लिए आना था, तभी इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल होता है। सुसाइड करने की जगह मैंने एक प्लान बनाया और कुछ बच्चों को इधर हॉस्टेज रखा है। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं। इस वीडियो में दिख रहा शख्स रोहित आर्या कह रहा है कि उसे गवर्नमेंट के कुछ पॉलिटिशियन से बात करनी है, कुछ सवाल पूछने हैं और अगर ऐसा नहीं किया तो इनोसेंट बच्चों को नुकसान होगा और बिल्डिंग को आग लगा देगा। अब तक बिल्डिंग के नीचे खड़े अपने बच्चों का इंतजार कर रहे पेरेंट्स ये समझ चुके थे कि हमारे बच्चे हाईजैक हो चुके हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। पुलिस और कमांडोज की टीम मौके पर ही पहुंच जाती है और फिर शुरू होता है वो खेल जो किसी एक्शन मूवी से कम नहीं। आखिर कौन था रोहित आर्या और उसे किस पॉलिटिशियन से ऐसी कौन सी बात करनी थी जिसके लिए वो बच्चों के खून का प्यासा हो चुका था। वेलकम बैक टू द शो। माय नेम इज राजवीर एंड यू आर वाचिंग द टेरिफाइंग केस ऑफ रोहित आर्या। 30 अक्टूबर 2025 मुंबई के पवई में महावीर क्लासिक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा सा स्टूडियो था जिसका नाम था आरए स्टूडियो। 4 दिन से यहाँ एक बड़ी सी कास्टिंग चल रही थी। बच्चों के लिए फिल्म के ऑडिशंस चल रहे थे। सुबह लगभग 9:30 से शाम तक दिन भर ऑडिशंस, वर्कशॉप्स और ट्रायल शूट्स किए जा रहे थे। जो बच्चे ऑडिशंस के लिए आए थे उनकी एज लगभग 8 से 14 साल के बीच थी और सब अपने अपने पेरेंट्स और गार्जियंस के साथ महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से आए हुए थे। इस स्टूडियो को चलाने वाला था रोहित आर्या, जिसे कुछ लोग फिल्म मेकर कहते तो कुछ लोग सोशल एक्टिविस्ट। उनके साथ स्टूडियो में मौजूद थे उनके प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रोहन। वो एक एक्टिंग इंस्ट्रक्टर और स्पोर्ट बॉय थे। प्लान ये था कि पहले ऑडिशंस, फिर वर्कशॉप और आखिर में सेलेक्टेड बच्चों का ट्रायल शूट जो 29 अक्टूबर तक कंप्लीट हो जाना था। लेकिन रोहित ने प्रोग्राम एक दिन और बढ़ा लिया और 30 अक्टूबर वही लास्ट डे बन गया। सुबह सब नॉर्मल चल रहा था, बच्चे शूट की तैयारी कर रहे थे, पेरेंट्स बाहर वेट कर रहे थे। 1 बजे के आसपास लंच का रूटीन चल रहा था और तभी रोहित ने सेलेक्ट किए हुए 97 में से 17 बच्चों को एक अलग रूम में बुला लिया। बाकी जो 80 बच्चे थे उन्हें उनके पेरेंट्स के साथ घर वापस भेज दिया गया। स्टूडियो के अंदर जो 17 बच्चे थे उनके साथ 2 एडल्ट्स भी थे, जिनमें से कोल्हापुर से आई नारायणी जाधव की नानी भी थी। लोगों को कुछ समझ नहीं आया। सब सोच रहे थे कि ये रिहर्सल का हिस्सा है, पर रोहित का बिहेवियर उस दिन कुछ अलग था। उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी चाल, सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। बोला ये चाबी बीबी सब लेकर बैठा है तो कुछ तो लफड़ा हो सकता है, कुछ तो लफड़ा चल रहा है। उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो पागल के जैसा बिहेव करना स्टार्ट हो गया था थोड़ा सा। रोहित ने बच्चों से कहा कि एक सीक्वेंस रिहर्स करना है। इमेजिन करो तुम सब एक हॉस्टेज सिचुएशन में हो और सबको पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है। सब बच्चे इसे सीक्वेंस का हिस्सा समझकर रिहर्स करने लगे। तभी रोहित ने स्टूडियो का शटर बंद कर दिया और सारी खिड़कियों पर काले कर्टन्स लटका दिए। बाहर से सब नॉर्मल दिख रहा था, लेकिन अंदर का माहौल टेंशन से भरा हुआ हो गया। इसी बीच रोहन, जो छोटा कोऑर्डिनेटर था, स्टूडियो से बाहर लैपटॉप लेने आया, पर जब वो वापस आया तो देखा कि स्टूडियो की चाबी वहीं पड़ी है। जब रोहन चाबी लेने वापस ऊपर गया तो दरवाज़ा बंद मिला। रोहन ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन रोहित उसे वापस आने से मना कर रहा था। रोहन को कुछ यहाँ शक होने लगा। वो नीचे दौड़ के गया और रवि को बोला, भाई कुछ तो गड़बड़ है ऊपर। धीरे धीरे ये खबर स्टूडियो के बाहर मौजूद पेरेंट्स तक पहुंच गई और अफरा तफरी शुरू हो गई। स्टूडियो के अंदर नारायणी की नानी पहले तो समझ नहीं पाई कि क्या हो रहा है, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सब दरवाजे लॉक हो गए हैं और रोहित ने विंडोज को ब्लैक कर्टन से कवर कर दिया है,
तो उन्हें कुछ शक होने लगा। उन्होंने अपनी बेटी को कॉल किया जो बाहर ही थी और फोन पर बताया कि सब बच्चे सेफ है। फिर उन्होंने थोड़े छोटे बच्चों को विंडो के पास लाया ताकि पेरेंट्स बाहर से उनको देख सके। बड़े बच्चे ग्लास विंडो की तरफ आकर हाथ हिलाने लगे। बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वो जो कुछ भी कह रहे थे, बिल्डिंग के ग्लास लगे होने की वजह से बाहर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर चीजें बड़ी सीरियस होने लगी। रोहित ने एक गन निकालकर बच्चों पर पॉइंट किया और धमकी दी कि अगर किसी ने कोई भी हरकत की तो मैं सब पर फायर कर दूंगा। ये सब चल रहा था कि तभी रोहित ने अपना एक वीडियो ऑनलाइन पोस्ट किया जिसमें उसने अपनी डिमांड्स रखनी शुरू की। मेरे को ज़्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत सिंपल डिमांड्स है, बहुत मॉरल डिमांड्स है, बहुत एथिकल डिमांड्स है। और मेरे कुछ सवाल है, मुझे कुछ लोगों से बात करनी है, उनको सवाल पूछने हैं, उनके जवाब पर अगर मुझे काउंटर क्वेश्चन है तो मुझे काउंटर क्वेश्चन पूछना है। लेकिन मुझे ये जवाब चाहिए, मुझे दूसरा कुछ नहीं चाहिए। ना मैं टेररिस्ट हूँ, ना मेरी बहुत बड़ी पैसों की डिमांड है, कुछ भी पैसों की डिमांड तो है ही नहीं, इमोरल तो बिल्कुल भी नहीं है। सिंपल कॉन्वर्सेशंस करने हैं और जिसके लिए मैं इन बच्चों को हॉस्टेज लिया है। द स्लाइटेस्ट रॉन्ग मूव फ्रॉम योर एंड विल ट्रिगर मी कि मैं ये पूरा जगह को आग लगा दूं और उसमें मर जाऊं। बच्चे अननेसेसरी हर्ट होंगे, ट्रॉमाटाइज्ड डेफिनेटली होंगे। अब तक अंदर मौजूद बच्चे और स्टूडियो के बाहर खड़े सभी पेरेंट्स ये समझ चुके थे कि वो हाईजैक हो चुके हैं और अब उनकी जिंदगी और मौत का फैसला खुद रोहित आर्या करने वाला था। उन्होंने बताया कि उनके पास एक गन है, केमिकल स्प्रे है और एंट्रेंस पर मोशन सेंसर्स लगा रखे हैं, जिससे उन्होंने ये इम्प्रेशंस देने की कोशिश की कि सिचुएशन रियल और डेंजरस है। उनका ये कहना था कि वो सिर्फ बात करना चाहते हैं और सरकार से कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। इस वीडियो और इंसिडेंट की खबर वायरल होते देर नहीं लगी। इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और एरिया सील्ड कर दिया गया। जल्दी ही पवई पुलिस और स्पेशलाइज्ड यूनिट्स साइट पर पहुंच गए। हैवी पुलिस फोर्स, क्विक रेस्पॉन्स टीम, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड और फायर ब्रिगेड यूनिट। इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे सीनियर इंस्पेक्टर जितेंद्र सोनवाने और डीसीपी दत्ता। सिचुएशन को देखते हुए सबसे पहले प्रायोरिटीज थी हॉस्टेजेस की सेफ्टी, इसलिए नेगोशिएट की कोशिश की गई। पुलिस ने रोहित को फोन पर बात करने के लिए बोला। उसके साथ रफली 80 मिनट्स तक कॉल पर डिस्कशन चले। रोहित कभी बहुत शांत लगते तो कभी गुस्से में भड़क उठते। कभी वो सरकार को अपील करते कि उनकी बात को सुना जाए, तो कभी वो धमकी देते कि अगर किसी ने हल्की से भी हरकत की तो वो इस बिल्डिंग को आग लगा देंगे। रोहित बार बार ये कह रहे थे, आई एम नॉट अ टेररिस्ट, आई डोंट वांट मनी, आई जस्ट वांट माई वॉइस हर्ड। लेकिन टेंशन बढ़ती चली गई। अब 3:45 हो चुके थे और रोहित ने नेगोशिएट करना बंद कर दिया और बच्चों को रिलीज करने से मना कर दिया। वक्त के साथ साथ रिस्क भी बढ़ता चला गया। अंदर बच्चे, बाहर पेरेंट्स और पुलिस सब टेंशन में थे। अब पुलिस का सब्र टूट गया और वो फैसला ले चुकी थी रेस्क्यू ऑपरेशन करने का। एक क्विक रेस्पॉन्स टीम बनाई गई जिसमें 8 कमांडोज थे। हॉस्टेजेस महावीर क्लासिक के फर्स्ट फ्लोर पर थे। बिल्डिंग के फ्लोर के ऊपर फ्लोर्स रेजिडेंशियल थे। इस वजह से फ्रंट से एंट्री लेना बहुत रिस्की था क्योंकि रोहित का ध्यान फ्रंट साइड पर था और बच्चों को गन पॉइंट पर रखा हुआ था। इसीलिए कमांडोज ने बिल्डिंग के बैक साइड से ही एंटर करना बेटर समझा। रोहन जो बाहर से इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रहा था, स्टूडियो का पूरा लेआउट, डोर्स का पोजीशन, सब कुछ उसने कमांडोज को डिटेल में समझा दिया। रोहन ने फ्रंट ग्लास डोर को हैमर से तोड़वाकर टीम को मदद दी ताकि फ्रंट से एंट्री पॉसिबल हो सके। एक टीम ने बाथरूम की छोटी विंडो से एंटर किया, ग्रिल को कट किया गया और दूसरी टीम वॉल के पास पोजीशन पर रेडी थी। सब कुछ प्लान किया गया था ताकि रोहित को यह अंदाजा ना हो और बच्चों को जल्दी से जल्दी बाहर निकाला जा सके। ऑपरेशन बहुत ही तेजी से हुआ। कुछ ही मिनट में कमांडोज अंदर घुसे। वो ऑपरेशन जो अब तक इंडियन टेलीविजन पर लोग लाइव देख रहे थे और सब टेंशन में थे। कमांडोज ने जैसे ही अंदर एंट्री ली तो रोहित अब उनके सामने और टारगेट पर था। कमांडोज को देखकर वो नीचे पड़े बैग के अंदर से कुछ निकालने के लिए जैसे ही झुका तो कमांडोज को लगा कि गन निकाल रहा है, तो टीम सबसे आगे खड़े एएसआई अमोल वाघमरे ने रेस्पॉन्स में एक सिंगल शॉट फायर किया जो रोहित के सीधे चेस्ट पर जाकर लगा और रोहित वहीं गिर पड़ा।
ऑपरेशन अब खत्म हो चुका था। सभी 19 हॉस्टेजेस, 17 बच्चे और 2 एडल्ट सेफली बाहर निकल चुके थे। उन सबको इमीडिएटली 7 हिल्स हॉस्पिटल भेजा गया, जहां उनकी मेडिकल चेकअप हुई और फिर उनकी फैमिलीज के पास उन्हें भेज दिया। लेकिन रोहित आर्या अब इस दुनिया में नहीं रहा। सरफेस पे तो ये केस एक सक्सेसफुल हॉस्टेज रेस्क्यू और एक न्यूट्रलाइज्ड किडनैपर का था, लेकिन जैसे जैसे चीजें सामने आई, सवालों के सिलसिले शुरू हो गए। कुछ लोगों ने इस एनकाउंटर को फेक आर्ग्यू करना शुरू कर दिया। बोलने लगे कि रोहित को अननेसेसरी मार दिया गया और सच को दबा दिया गया। कुछ सिविल सोसाइटी और लॉयर्स ने इसको सस्पिशियस एनकाउंटर बताकर कंप्लेंट फाइल कर दी। लोग अब पूछने लगे, अगर रोहित जिंदा रहता तो क्या वो कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ लाकर करप्शन के कुछ नए चेहरे एक्सपोज कर देता? क्या इसीलिए उसको एलिमिनेट कर दिया गया? रोहित की असली आइडेंटिटी और बैकग्राउंड ने भी बहुत सारे नए पहलू दुनिया के सामने रखे। रोहित कास्ट बेस्ड सिस्टम के खिलाफ था, इसलिए उसने अपना सरनेम हारोलकर से रोहित आर्या कर लिया। उनका एकेडमिक प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग था। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई और ISB मुंबई से MBA। प्रोफेशनली उन्होंने फिल्म मेकिंग की तरफ भी काम किया और एक मीडिया एंटिटी भी चलाते थे जिसका नाम था अप्सरा मीडिया एंटरटेनमेंट नेटवर्क। रोहित सोशल एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने स्वच्छ भारत कैंपेन से जुड़े कई प्रोजेक्ट पर काम किया। उनकी शॉर्ट फिल्म लेट्स चेंज को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहले अडॉप्ट किया। इसी के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया जिसका नाम था स्वच्छता मॉनिटर। इस कॉन्सेप्ट का आइडिया सिंपल था, स्कूल्स के स्टूडेंट्स को क्लीननेस एम्बेसडर्स बनाना। वो स्कूल और आसपास के एरिया में साफ सफाई और डिसिप्लिन को मॉनिटर करेंगे, लोगों को पब्लिकली शेम करके क्लीन बिहेवियर एनफोर्स करेंगे। 2022 में रोहित ने इस आइडिया को स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट के सामने प्रेजेंट किया। डिपार्टमेंट ने कुछ स्कूल्स में ट्रायल किए, पर कंडीशंस ये थी कि फंडिंग्स रोहित खुद अरेंज करेगा। रोहित ने अपनी पर्सनल फंडिंग से 2022 में ट्रायल चालू किया। 2023 में उनका एक नया प्रपोजल गवर्नमेंट से पास हुआ और 30 जून 2023 को एक गवर्नमेंट रेजोल्यूशन के थ्रू उनको अराउंड 1 लाख का फंड दिया गया। इस प्रोग्राम में तकरीबन 64,000 स्कूल्स के अप्रोक्स 59 लाख स्टूडेंट ने हिस्सा लिया। फिर 2024 में स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्वच्छता मॉनिटर को अपनी एग्जिस्टिंग स्कूल ब्यूटिफिकेशन स्कीम में मर्ज कर दिया और ओवरऑल स्कीम के लिए 20 करोड़ रुपए अलोकेट किए, जिसमें से लगभग 2 करोड़ स्पेशली स्वच्छता मॉनिटर फेज 2 के लिए अलोकेट किए गए। यहाँ से मुद्दा कॉम्प्लिकेटेड हुआ क्योंकि प्रोग्राम के रिजल्ट्स और अवार्ड्स में कुछ मनमानी देखने को मिली। सबसे लो परफॉर्मिंग स्कूल या जिन्होंने काम कम किया फिर भी गवर्नमेंट अवार्ड्स जीत रहे थे। रोहित ने इस बात को पॉइंट आउट किया और इसे पेमेंट्स रोकने और हैरेसमेंट का शिकार बताया गया। रोहित कहते थे कि जब उन्होंने करप्शंस का इशू उठाया तो उनके अगेंस्ट ही एक्शंस स्टार्ट हो गए। पेमेंट्स को फ्रीज कर दिया गया, उनको मेंटल प्रेशर दिया गया और तब जाकर रोहित ने अपना प्रोजेक्ट प्राइवेट चलाना शुरू किया और हर स्कूल से नॉमिनल रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 500 रुपये लेने लगे। जब एजुकेशन डिपार्टमेंट को पता चला तो उनके ऊपर प्रोटोकॉल ब्रेक और प्रॉफिट चार्ज लगाए गए और उनकी रिमेनिंग पेमेंट्स ना रिलीज करने की कंडीशन रख दी गई। इसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एक सिमिलर कैंपेन खुद लॉन्च कर दिया और कुछ करोड़ फंड्स अलोकेट कर दिए। रोहित ने अक्यूज किया कि गवर्नमेंट ने उनका आइडिया कॉपी कर लिया और उनका ड्यू नहीं दिया गया। ये सारी पॉलिसीज और एलिगेशंस ने रोहित को बहुत फ्रस्ट्रेट किया। वो प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स और डेमोन्स्ट्रेशंस करते रहे। रोहित ने 45 दिन का कंटिन्यूस हंगर स्ट्राइक भी किया था, लेकिन उन्हें लगने लगा कि इससे कुछ नहीं बदलेगा। तब उन्होंने सोचा कि एक लाउड एक्शन लेना पड़ेगा ताकि उनकी आवाज़ सिस्टम तक पहुंचे। ये वो डिसीजन था जिसका इम्पैक्ट वो शायद सोच भी नहीं सकते थे। रोहित ने अपना एक्शन एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट बताया। उसका मकसद रिवेंज नहीं था, पैसा नहीं था, बल्कि उनको लगता था कि सिस्टम उनको इग्नोर कर रहा है। उन्होंने एक हॉस्टेज एक्ट प्लान किया जिसमें वो सचमुच बच्चों को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनका कहना था कि उनके पास रियल लेथल वेपन नहीं था, बल्कि एक एयर गन थी जिसे रियलिस्टिक दिखाया जा सके, लेकिन रियलिटी और परसेप्शंस अलग थे। जब पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकमिंग थ्रेट को रियल समझा, तब एक हाई स्टेक्स और सिचुएशन ने एक इंसान की जान छीन ली। जब ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आए तो पुलिस ने कहा कि रोहित बच्चों पर गन पॉइंट करके उन्हें शूट करने वाला था, इसलिए उन्हें न्यूट्रलाइज करना पड़ा।
पर क्रिटिक्स और कुछ सिविल एक्टिविस्ट बोल रहे थे कि अगर कमांडोज ने एक टारगेटेड नॉन लीथल शॉट मारी होती जिससे उसकी फायरिंग कैपेबिलिटीज खत्म हो जाती तो शायद रोहित जिंदा रहता और सच क्या था वो बाहर आ पाता। उन्होंने क्वेश्चन रेज किया कि क्यों फेटल शॉट ही चूज किया गया। कई लोग कह रहे थे कि अगर रोहित जिंदा रहता तो करप्शंस के कई सारे चेहरे एक्सपोज कर देता, इसलिए उसे एलिमिनेट कर दिया गया। महाराष्ट्र एजुकेशन सेक्रेटरी रंजीत सिंह देओल का ऑफिशियल बयान था कि 2 करोड़ एलोकेशंस का जो क्लेम है उसके बारे में उन्होंने कहीं ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बताया कि जो मनी दी गई थी वो वॉलेंट्री थी और कुछ डॉक्यूमेंटेशन एग्जिस्ट करता है। फॉर्मर मिनिस्टर दीपक केसारकर ने कहा कि उन्होंने रोहित को पर्सनल अकाउंट से टोटल 15 लाख रुपए दिए थे, लेकिन इस बात पर सवाल उठता है कि ये पर्सनल हेल्प क्यों की गई और अब ये सब एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। और शॉकिंग बात ये थी, जिस मिनिस्टर से बात करने के लिए रोहित बार बार पुलिस से डिमांड कर रहा था वो दीपक केसारकर ही थे। कई लोग बोल रहे थे कि सिस्टम ने एक सच बोलने वाले की आवाज़ गोली से दबा दी और अगर सच बाहर आता तो कई बड़े नाम और इनके करप्शंस की कहानियां सामने आती। उनकी फैमिली को अब इस बात का गम है कि उनका बेटा या रिलेटिव इस तरह से मारा गया और उनको अब जवाब चाहिए कि सच क्या था। ये केस अभी इन्वेस्टिगेशन फेज में है। इंडिपेंडेंट मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की घोषणा हो चुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में लीगल पिटीशन फाइल है। कोर्ट और इंक्वायरी कमिटीज जैसे ही अपना फैसला देंगे तभी पता चलेगा कि सच क्या था। तब तक के लिए एक चीज क्लियर है, 17 बच्चों की सेफ्टी को लेकर जो इनिशियल रिलीफ मिला उसके बावजूद बहुत सारे खुले सवाल रह गए हैं। एक इंसान की मौत ने सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है और सवाल ये है कि रोहित जिस करप्शन को एक्सपोज करना चाहता था क्या अब उसे जस्टिस मिलेगा। हालांकि रोहित के प्रोटेस्ट का तरीका बहुत गलत था। हम किसी भी तरह से इस तरीके को जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ बच्चों की जिंदगी का सवाल था, लेकिन उसके पीछे जो पेन था वो भी समझने लायक था। अगर आपको लगा कि इस केस में आपके कुछ सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले तो कमेंट करके बताएं। हम इंक्वायरी के रिजल्ट आते ही इस केस की अगली अपडेट्स लेकर आएंगे। अगर आप ऐसे ही ट्रू क्राइम स्टोरीज देखना पसंद करते हैं और यहाँ तक आप इस डॉक्यूमेंट्री को देख चुके हो तो प्लीज़ इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि लेटेस्ट डॉक्यूमेंट्री आप तक पहुँच सके। साथ ही अगर आपको लगता है कि किसी केस पर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में भी लिखना ना भूलें। आपके प्यार के लिए थैंक यू। सावधान रहें, सतर्क रहें। मिलते हैं अगले केस में।